बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के माबैन सियासी जंग अपने अरूज पर है। इमरान खान साहब भी जलसों से खिताब कर रहे हैं और उनके मुकाबले में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जलसों से खिताब कर रहे हैं। आज मनसेरा में वज़ीर आज़म ने जलसे से खिताब किया तो चार सदा में इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों का लहू गरमाया और ये ऐलान किया कि वो इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ इस सियासी गहमा गहमी के अंदर इमरान खान साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। कहा कि एक तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर के नतीजे में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, वहाँ पे वफूद भेजे जा रहे हैं और इस वफद के अंदर पाकिस्तान टेलीविजन का एक मुलाजम भी शामिल है। इमरान खान साहब ने अपनी इस तकरीर के अंदर इसराइल की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत की हमायत हासिल है इस वफद को। माजी में भी बेशतर ऐसी किस्म की खबरें सामने आती रहीं कि भी ये इल्ज़ामात लगते रहे किसी हुकूमत पर, कभी किसी हुकूमत पर, कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने रवाबत को इस्तवार करना चाहता है और इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन आजकल के हालात में जब इमरान खान साहब की तोपों का सारा रुख हुकूमत की तरफ है, हुकूमत के खिलाफ वो मुसलसल अपनी जंग जारी रखे हुए हैं, इन हालात में आखिर इमरान खान साहब ने इसराइल का शोशा छोड़ा क्यों? क्या जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और वजीर आजम के ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स को कि एक तस्वीर की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने मरासम को बढ़ा रहा है और एक वफद जाकर मिलता है इसराइली सदर के साथ। असल हकीकत क्या है? इमरान खान साहब ये इस किस्म की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और इस वफद में जो शामिल थे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन से गए और एक इस वफद के अंदर शामिल हुए? वफद है क्या? इस डेलीगेशन का मकसद क्या था? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ जायज़ा लेंगे बलूचिस्तान में होने वाले बलदियाती इंतखाबात का। 10 साल बाद बलूचिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो रियासत के साथ खड़े हैं। ख्वातीन ने भरपूर शिरकत की और एक बलदियाती इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेकर ये साबित किया नौजवानों ने और पूरी बलूचिस्तान की अवाम ने कि वो पुरअमन बलूचिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अहमद कुरैशी साहब से। मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, मिडल ईस्ट पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जो इस डेलीगेशन के अंदर शामिल थे, जिसने इसराइली प्रेसिडेंट से मुलाकात भी की, जिसके बारे में आज इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा। आखिर इमरान खान साहब इस किस्म का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? डेलीगेशन के मकासद क्या थे और ये क्या पाकिस्तान से गया था? ये भी जानेंगे अहमद कुरैशी साहब से। अहमद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। इमरान खान साहब ने आज बराह रास्त आपका नाम लेकर कहा क्योंकि आप डेलीगेशन के अंदर शामिल थे। क्या ये डेलीगेशन पाकिस्तान से गया, हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा? इमरान खान साहब तो बड़े बड़े इल्जामात आयद कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारी सियासत मेरे ख्याल में ऐसी जगह पे अब आके गिर गई है। वैसे तो बहुत नीचे गिर चुकी थी इन पिछले 3-4 सालों में, लेकिन ये एक नई गहराई में जाके हमारी सियासत फंस गई है, जहां पे मुल्क के साबिक वजीर आजम और इतनी बड़ी सियासी जमात को अपने बयान बनाने के लिए और जो रिसेंट उनकी मुश्किलात हैं उनसे बच निकलने के लिए जो है एक सहाफी का कंधा जो है उन्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में एक नई गिरावट है, मतलब हमारे लिए एक नई जगह पे हम आके गिरे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने बड़े मुज़हका खेज तरीके से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने पीटीवी में, अगर कोई, आपने तो बड़े एहतराम से अपने इंट्रोडक्शन में मुलाजिम का पीटीवी के, पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम हैं उन्होंने तज़हीक करते हुए तनख्वाहदार का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनका मकसद और उनका जो तरीका था, लहजा था लफ्ज बोलते हुए, वो एक तंज का था, तनख्वाहदार। तो जैसे कि अगर पीटीवी में अगर जो तनख्वाहदार हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं या तनख्वाह लेने वाला जो है कोई गलत काम कर रहा है। बहरहाल ये एक नई जगह पे हम आके गिरे हैं। बस मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था। आपका जो सवाल है, इस वक्त ये क्यों बात आई है, 3 चीजें हैं, बहुत वाज़ेह हैं सामने। एक ऑडियो टेप आई है जो हम सब ने सुनी है, जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो है वो मिन्नत की जा रही थी, खान साहब से मदद मांग रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं। की जाए। बिल्कुल ये एक स्कैंडल ये हो गई है। दूसरा जो मसला है वो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। उसमें पीटीआई के अंदर हम सुन रहे हैं कि सवालात उठ रहे हैं
जो इनके वोटर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हम सुबह 7 बजे तक बाहर सड़कों पे थे, तो आप रात 2 बजे खुफिया मुलाकातें कर रहे थे और अपने लिए सेफ रास्ता, सेफ रूट निकाल रहे थे वापस जाने का बनी गाला। और ये सवाल है। और तीसरा जो इशू है जिस पे प्रेशर है वो है ईमान हाजिर मजारी साहिबा का केस है। ईमान हाजिर मजारी का, जो कि डॉक्टर शीरी मजारी की दख्तर हैं, उनका केस है। मेरे ख्याल में ये जो 3 इश्यूज का प्रेशर है, उसके नतीजे में एक नया कंस्पिरेसी थ्योरी, साजिशी, एक नया शोशा निकालना था और वो शोशा मिल गया। क्या था वो एक क्लिप है इसराइल के सदर का, आज से 4 दिन पुराना है, डावोस में है। दुनिया, आपको पता है वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, वहां पे कहीं क्वेश्चन आंसर के अंदर 2 साल गुजरने वाले हैं इब्राहिमी मुआहिदे को, जिसके तहत अरब और इसराइली ममालिक में अमन मुहद्दा हुआ था 2 साल पहले। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं इसे जाते हुए? उन्होंने चलते चलते उन्होंने बस कह दिया कि बहुत अच्छा जा रहा है। और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। उसमें एक ये है कि मैं पहली दफा पाकिस्तानियों से मिला हूं और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से कोई वफ्द आया है, उन्होंने कहा कि पहली दफा एक एक्सपैट्स का, अमेरिकन एक्सपैट्स का जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनका एक वफ्द आया था। मैं पहली दफा मिला हूं, वो अमेरिकन पाकिस्तानी है लेकिन प्राउड पाकिस्तानी है, और मैं पहली दफा मिला हूं पाकिस्तानियों से, और मिसाल देके उन्होंने खत्म कर दी। इतनी सी बात है। एक एनजीओ है जो पाकिस्तानियों की एनजीओ है, पाकिस्तानी चलाते हैं और जाने मारूफ पाकिस्तानी है, बाअसर है। लेकिन ये पाकिस्तान बेस्ड है अहमद कुरैशी साहब, ये एनजीओ पाकिस्तान बेस्ड है? ये नहीं, ये वाशिंगटन में है। और इसमें जो अराकीन है इसके, वो सदर बाइडेन के बहुत करीब हैं। जो अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी के मामलात होते हैं उसके रुकन भी हैं इस जो वक्त के कुछ लोग थे। और अपने पैसे से आपको पता है अमरीकी सियासत में फंड रेजिंग चलती है, वो फंड रेजिंग करके, और ये बड़े मुतमव्विल पाकिस्तानी हैं, इन्होंने जो है वो करके एक दुबई में कॉन्फ्रेंस में आए थे जो ये 2 साला इब्राहिमी मुआहिदे के ऊपर था, और वहीं से ये इसराइल निकल गए। और क्योंकि ये पाकिस्तानी अमरीकियों का वफ्द है तो इसमें एक फिशल बिन खल्द थे। फिशल बिन खल्द ये पाकिस्तानी यहूदी हैं, इनका ताल्लुक कराची से है। आपको पता है पाकिस्तान में एक यहूदी कम्युनिटी हुआ करती थी, चली गई अमेरिका, यूरोप, कुछ इसराइल भी चले गए, कुछ बाकियात कन्वर्ट हो गए। इनमें से एक ये थे। इन्होंने वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा आज से 2-2.5 साल पहले, और उनसे दरखास्त की कि मुझे CNIC और पासपोर्ट यहूदी शनाख्त के साथ चाहिए। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने मुखातिब हुए वो शाह महमूद कुरैशी साहब से, वज़ारत ख़ारजा से, और वो जो प्रोसेस वेरिफिकेशन का होता है, आपको पता है सारा जो जिससे गुजरना होता है, उसके बाद 75 साल में इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 75 साल में पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करवाया जिसपे मजहब के खाने में यहूदी लिखा हुआ है, और ये फिशल बिन खल्द का था। ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। मैं हैरान हूं कि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और इमरान खान साहब ये इसका तस्करा नहीं करते। शायद इसकी वजह यह है कि ये उनके बयानिए के साथ अभी फिट नहीं आता। अभी उनका बयानिया है कि वो पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी जमात है जो अमेरिका और इसराइल से लड़ रही है, तो उसमें ये फिट नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का पहला पासपोर्ट जिसमें मजहब के खाने में यहूदी लिखा हुआ है वो जारी करवाया। बहरहाल वो अच्छी बात है, उस पे हम उनकी तारीफ करते हैं। बस ये जो थोड़ी सी जो, लेकिन अहमद कुरैशी साहब, एक वजीर आजम के ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स क्या इस बात से आगाह नहीं है कि अगर एक डेलीगेशन मिलता है, एक NGO मिलती है आके अमेरिका से, आके इसराइली प्रेसिडेंट के साथ, उसको जोड़ दिया जाए कि पाकिस्तान से वफद गया है और पाकिस्तान से PTV का भी जो है वो कारकुन वहाँ शामिल है उसमें, और इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, हम तस्लीम नहीं करने देंगे। इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच प्राइम मिनिस्टर लेवल के ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स से हो सकती है? इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। और आप ये अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बात भी गलत की। वो कहते हैं एक तस्वीर आई है, कोई तस्वीर नहीं है, वो एक क्लिप, यानी उनकी मालूमात तक गलत है। यानी उनके अपने जो एडवाइजर्स हैं वो मालूमात तक उनको गलत दे रहे होते हैं, या उनकी खुद अपनी जो समझ रखने की कैफियत है वो दुरुस्त नहीं है। तो दो में से एक कई मसला है, या उनके जो मालूमात दे रहे हैं, अब वो कोई तस्वीर, उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पे तस्वीर आई है, कोई तस्वीर नहीं आई। एक क्लिप है जिसपे सदर ने कहा है कि एक अमेरिका से एक वफ्द आया है, और उसको उन्होंने तस्वीर बना दिया। नहीं, वो तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, वो डेलीगेशन की एक तस्वीर आई थी पहले जिसमें आपकी तस्वीर भी है। बाकी जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात तो जो गलत कर रहे हैं सरासर, अगर मैं आज चाहूं तो मैं इस पर बहुत बड़ी केस कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि PTV के मुलाजिम है। मैं PTV का मुलाजिम लास्ट जो था वो सदर मुशर्रफ साहब के दौर में था। जनवरी 2008 में मैंने छोड़ दिया था। 2008 और ये 2022 है।
बीच में अभी कुछ चंद हफ्ते या महीने पहले मैंने पीटीवी पे बहैसियत टैलेंट एक प्रोग्राम किया। आपको पता है पीटीवी का जो सिस्टम है कि वो किसी प्रोग्राम के लिए कोई बंदा टैलेंट वो ले लेते हैं, वो काम करता है, उसके पैसे मिल जाते हैं, नहीं करता नहीं पैसे मिलते, मुलाजिम नहीं होता वो पीटीवी का। तो उन्होंने अभी और मजेदार बात यह है कि मैं इन्हीं के दौर में पीटीवी में ये प्रोग्राम कर रहा था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और मुलाजिम नहीं था, यानी वो ही टैलेंट जैसे आते हैं। फिलहाल ये इतनी सारी गलत बयानियां हैं। अब सवाल पॉइंट ये है कि एक इतने बड़े साबिक वजीर आजम और इतनी बड़ी सियासी जमात जो है वो एक सहाफ़ी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। तीन उनकी मुश्किलात हैं इस वक्त, एक वीडियो टेप लीक हुई हुई है, एक ऑडियो टेप लीक हुई हुई है, एक उनका मार्च नाकाम हुआ हुआ है, एक वो केस डॉक्टर मजारी की बेटी की है, और इस वक्त डाइवर्जन के लिए एक बेहतरीन जो मादा मिला है वो ये क्लिप है। ये पाकिस्तानियों को ये याद रखना चाहिए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं इसराइली, यानी एक सहाफ़ी के साथ साथ एक इसराइली सदर का भी कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बयानिया को और अपनी पार्टी को चलाने के लिए आगे। तो ये तो हालात था आपका, यानी फॉरेन ऑफिस के डेलीगेशन के साथ, इस एनजीओ के साथ पाकिस्तान का कोई लिंक था? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये बिल्कुल कोई लिंक नहीं था। मैं मिडल ईस्ट में काम करता रहा हूं। मैं मिडल ईस्ट के बड़े जो आउटलेट्स हैं, जजीरा, अल अरबी है और दीगर आउटलेट्स हैं, उनमें काम, LBC लिबनान का है, अलगद जो है मिस्र का है, उनमें काम करता रहा हूँ। अब से नहीं, आज से कोई 22-23 साल से, और तकरीबन ये सारे ममालिक में विजिट कर चुका हूँ। ये मेरा काम वहाँ पे चलता रहा है। मैं वहाँ पे एक वेल नोन हूँ एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो अरबी में लिखता है, बोलता है, काम करता है। तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि मैं वहाँ पे कवरेज करता। इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई इंटीमेशन, क्योंकि ये एक अमेरिकन एनजीओ है, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। एक पाकिस्तानी शहरी जिसको इमरान खान साहब की हुकूमत ने पासपोर्ट दिया यहूदी शनाख्त के साथ, वो जा रहा है उनके साथ। मैं एज अ सहाफ़ी था, मुझे ऑफर हुई कि अहमद आप भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं दुबई में, आप भी साथ चलें। मैंने कहा अगर वीजा मिल जाता है चले जाते हैं। वीजा मिल गया, चले गए। आपको मैं ये भी बता दूं कि यूट्यूब भरा हुआ है वीलॉग से। हमारे वीलॉगर्स जो हैं जो इजराइल जा चुके हैं, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पासपोर्ट हमारा इस्तेमाल नहीं होता, वो अलग पेपर पे एक वीजा लगता है। लेकिन तुर्की से भी पाकिस्तानी गए हैं, उर्दून से भी गए हैं, दुबई से भी गए हैं, और वीडियो आपके यूट्यूब पे वीलॉग्स भरे हुए हैं, ट्रैवल लॉग्स जो होते हैं। आपको पता है हमारे यंग ये लाहौर से और इस्लामाबाद से गए हुए हैं, उन्होंने तल अबीब में और कहाँ कहाँ वीडियोस बनाई हुई है। अभी की नहीं है ये है 4-5 साल पुरानी। तो और आखिर में मैं आपको जाते जाते ये बता दूं नसरना मलिक साहब के डॉक्टर शीरी मजारी ने ये गुफ्तगू शुरू की थी इल्जाम लगाने की। DGISPR को टैग किया था, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि एक सहाफ़ी है जो हसास इदारे के लिए काम करता है, सरकारी इदारा कैसे चला गया। तो उसके जवाब में मैंने उनको जवाब दिया था कि आपकी हुकूमत थी जो इसराइल से रवाबित करना चाह रही थी। और ये मैं पहली उस वक्त मैंने ये बात नहीं की जो मैं आपसे भी जाते जाते कहना चाह रहा हूँ, और वो भी इशारतन, क्योंकि हम जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। मैंने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे कवर किया है। मैं मेरे लिए अपनी सहाफत या अपने नाम से पहले मेरा मुल्क है, आपके लिए भी है। और हम जो है अपने सोर्सेज और ये और इस तरह कोई नुकसान हो हम नहीं चाहते। लेकिन इतना मैं कहता हुआ जा रहा हूँ आपके पास, आपके इस प्लेटफॉर्म से, कि जुलाई 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो सदर ट्रंप से मिलने गए थे। सदर ट्रंप के दामाद जो हैं जेरेड कुशनर, वो आर्किटेक्ट हैं इब्राहिमी इत्तेफाक एग्रीमेंट्स के, जिसके तहत जो ये अभी ताल्लुकात बन रहे हैं अरब ममालिक के और इसराइल के, उसमें पाकिस्तान की इसमें शिरकत और इसमें शामिल होने के हवाले से ये सवाल है मेरा इमरान खान साहब से। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो फिर मुझे उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। मैं अभी जवाब नहीं देता, मैं उसको अपने तक ही रखता हूँ। लेकिन मैं सवाल बस छोड़ के जाता हूँ कि इमरान खान साहब से कि क्या आप से ये बात हुई थी, और अगर बात हुई थी तो आपने हाँ में हाँ मिलाई थी या नहीं? और जो आप वापस आए थे इतने खुश, और आपने कहा था कि मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आप ट्रंप साहब से मिलने आए थे, इसलिए भी था कि बहुत सी चीजों पे बात हुई थी, उनमें से एक था इसराइल के साथ ताल्लुकात। वो क्या बात थी? तो आज मतलब मैं एक जर्नलिस्ट होते हुए मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये जो है सियासत में जब इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के अहम इश्यूज जो हैं वो इस फजूल तरीके से जो है ड्रैग किए जाएंगे, एक इररेलेवेंट एनजीओ जो अमेरिका की है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है,
ना मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं मिडल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, मेरी मिडल ईस्ट की मीडिया से वो है, वहां से मैं कहीं भी चला जाता हूँ, उसका पाकिस्तान से या उसको जोड़ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से या रियासती इदारों से, ये जेब देता है साबिक वज़ीर आज़म को? बस ये सवाल है। देख कुरैशी साहब, ज़रा ये बताइएगा थोड़ा सा मुझे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा मैं कि मैं जो समझ पाया हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत भी तल्लुकात बेहतर करना चाह रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, हम्म। जिनकी वजह से, जिनके एक बयान से बहुत सारे इसराइली और यहूदी खुश हुए थे, और वो बयान था कि जो कश्मीर में हो रहा है वो जो यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ था वो है, उसके बराबर है ये। और इससे बहुत सारे इसराइली मीडिया में तो ये बड़ी हेडलाइन थी ये, क्योंकि एक इस्लामी दुनिया के बड़े मुल्क के लीडर ने जो है हमारे हॉलोकॉस्ट की तस्दीक कर दी, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ भी नहीं था। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ही थे, मेरे नज़र में अच्छा बयान था उनका ये, लेकिन ये इमरान खान साहब ही थे। और इमरान खान साहब ही थे जिनके दौर के अंदर एक MNA पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खड़े होकर पार्लियामेंट में दिफा करती है इस बात की कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात होने चाहिए। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब की MNA उन्हीं के दौर में, उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात हुई। इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही एक तैयारा जो है वो तेल अवीव से, एयरपोर्ट से निकल के अम्मान जॉर्डन आया था, और जॉर्डन से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद और वापस गया था। इसको बहुत सारे सहाफ़ियों ने, इंटरनेशनल जो कवर करते हैं एयरलाइंस जेट्स की मूवमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, बहुत से लोगों ने तस्दीक की थी। हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं की थी ऑब्वियसली। तो ये 3-4 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी चीजें जो मैं अभी मुंह अपना नहीं खोलना चाहता, हमें भी बहुत सारी चीजें पता है, एज जर्नलिस्ट हम भी कवर कर रहे होती हैं चीजों। हमें मालूम है कि किसके यूरोप में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें भी पता है सहाफियों को कि यूरोप के अंदर जिससे ताल्लुकात हैं वो बड़े आला हाई लेवल के लोग हैं। और आपको पता है यूरोप के अंदर जो है, जो बड़ी फैमिलीज हैं, मुतमव्विल जो यूरोपियन ज्यूइश फैमिलीज हैं, वो कौन हैं और कहाँ हैं, और फिर उनके ताल्लुकात और ताने बाने कहाँ से किधर से बनते हैं। तो आप भी बात समझ गए हैं, और मैं भी जो बात कन्वे कर रहा हूँ वो भी क्लियर है मेरे ख्याल में। तो यानी अब मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जिस तरह की बात डॉक्टर शरीफ मज़ारी ने की है, जिस तरह की बात साबिक वज़ीर आज़म ने की है, इंतहाई अफसोसनाक है मेरे ख्याल में। और इस बात को हम यही खत्म करते हैं। बात अगर करनी है, खुशी साहब, क्या हम इसको इमरान खान साहब का अमेरिका मुखालफ बयानिया है, उसके साथ ये इसराइल वाला बयानिया, दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलैरिटी गेन करने का एक तरीका हो सकता है? सबसे आसान तरीका है, पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ बयानिया बनाएं, साथ आप इसराइल का भी जोड़ दें साथ, तो इससे बेहतर बयानिया क्या हो सकता है? इतना बड़ा, हम तो आपको पता है 1-1.5 साल पहले इतना बड़ा मजाक हमारे ऊपर मशरिक वस्ती के ममालिक में हुआ था, जब यहाँ से बयानात गए और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और कहा गया कि जो सीज फायर गजा में हो, जो गजा और इसराइल की लड़ाई थी, उसमें जो सीज फायर हुआ है वो हम करा के आए हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि वो सीज फायर जो है, मिस्र के जो इंटेलिजेंस इदारा है उसके जो हेड हैं, वो शटल डिप्लोमेसी करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमास और इसराइल के दरमियान वो सीज फायर कराया था, और दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही थी, और उस पर मुबारकबाद मिस्र को भी दे रहे थे। और हमारे यहाँ जो है खुल के ये बैनी और बाकायदा बिलबोर्ड लगाए गए कि फतेह करके आ गए। मतलब ये मुज़हिका खेज, इतनी बड़ी सियासी जमात और इतना बड़ा मुल्क, हम कोई छोटा मुल्क नसरुल्लाह मलिक साहब तो नहीं है। पाकिस्तान इज अ 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। हमारे बयानात जिम्मेदाराना होने चाहिए। ये बयानात जब बाहर गए हैं, आप खुद सोचें कि क्या, किस किस्म का मजाक जो है हमारी सियासत के ऊपर और हमारी जो सियासी जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो बातें हुई होंगी। अब यानी मुझे तो पता है कि क्या हुई थी, मुझे तो शर्म उस वक्त ये भी आ रही थी कि मैं उन पे ट्वीट करूं, मेरे अपने मुल्क के ऊपर जो है मैं बदनामी लेकर आऊं। हमने नहीं की उस वक्त जो है, लेकिन ये बातें हो रही थी। तो ये तो बयानिया वाज़ेह है कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब, जो मुश्किल सवाल है, जो जवाब उनको देना है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को लॉन्ग मार्च के अंदर सुबह 7 बजे सड़कों पे क्यों छोड़ा, और खुद रात को वो निकल गए, रात को बनीगाला डील के तहत, या जो भी उन्होंने इंतजाम करवाए थे या जो मिन्नतें समाजतें की थी। नंबर 1। नंबर 2, उनका लॉन्ग मार्च क्यों नाकाम हुआ। नंबर 3 जो है, उनके ऊपर प्रेशर है, इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो ईमान हाजिर मजारी का केस है वो अलग केस है, मैं अगेन उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर शरीफ मजारी साहिबा ने ये मामला शुरू किया, ये बात शुरू की है, तो मैं उस पर तबसरा कर रहा हूँ। तो ये इस सवालात का जवाब देने के बजाय जो है, सबसे आसान काम पाकिस्तान में जो है वो अपने आप को पेश करना कि मैं पाकिस्तान का अमेरिका मुखालिफ और इसराइल मुखालिफ सबसे बड़ा वो, हालांकि अगर वो हकायक जिनकी तरफ मलिक साहब मैंने इशारा किया है, अगर मैं वो लिख दूं, अगर मैं ट्वीट कर दूं,
तो मैं आपको सही बताऊं, फिर सही कोई हलचल मचेगी अगर वो चीजें ट्वीट हो जाएं। लेकिन जाहिर है हम जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद कुशा हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, मिडल ईस्ट पर भी बहुत काम करते रहे अहमद कुशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाबात और आवाम की भरपूर शिरकत। पैगाम है उन कुव्वतों के लिए जो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी चाहते हैं और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए जो पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान को टारगेट किए हुए हैं कि बलूचिस्तान की आवाम ने साबित कर दिया है कि वो पुरअमन बलूचिस्तान चाहते हैं और बलूचिस्तान अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और साथ साथ नौजवान और ख़वातीन की भरपूर शिरकत भी एक मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी सियासत की तरफ, बलदियाती सियासत की तरफ एक बड़ा अहम कदम है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। बलूचिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो रियासत के साथ खड़े हैं और 10 साल बाद होने वाले बलदियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत की। 132 के करीब ख़वातीन ने बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो बहुत बड़ी तादाद शुमार की जा सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से अमूमी तौर पर यह तासर है कि बराह रास्त इंतखाबात के अंदर ख़वातीन हिस्सा नहीं लेती, लेकिन इन बलदियाती इंतखाबात में 17,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 132 जिसमें ख़वातीन बराह रास्त उम्मीदवार थी। और बुरी अगर देखा जाए तो इसका सारा क्रेडिट इंतज़ामिया को, कानून नाफज करने वाले इदारों को जाता है कि जिन्होंने पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक पुरअमन माहौल के अंदर बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया। इसी वजह से आज हमारे साथ मौजूद है फ़रह अजीम शाह, जो तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत की। फ़रह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फ़रह, कितना मुश्किल मरला था बलूचिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाबात? अमूमी तासर ये है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है, बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकेगा, बड़े खूनी इंतखाबात होंगे, लेकिन पुरअमन मजमूई तौर पर इंतखाबात का इनेकाद, क्या ऐसा सोच थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और ये बहुत अहम इलेक्शन थे बलूचिस्तान के हवाले से, लोकल बॉडीज़ के हवाले से। सबसे पहले तो मैं तमाम बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज जिस तरीके से आवाम का जोश व जज्बा हर पोलिंग स्टेशंस पर देखा गया, और ये बिल्कुल आपने कहा कि बहुत सी थ्रेट्स थी, टेरर अटैक्स का भी ख़दशा था, और जो कल अदम तंजीमें थीं वो इस इलेक्शन को नाकाम करना चाहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं कि जिस तरीके से 17,779 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 132 फ़ीमेल पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट्स ने। और जो इलाके थे, मैं आपको बताती चलूँ कि इंतज़ामिया ने और लोकल बॉडी जो मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्ट्री थी, उन्होंने जो इलाके वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे इलाकों को वेरी सेंसिटिव और नॉर्मल में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो वेरी सेंसिटिव इलाके थे, जिस तरीके से कोहलू और अवरान, वाशुक, पंजगूर, वहाँ भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टर्न आउट उससे कहीं ज़्यादा था। अच्छा। तो ओवरऑल अगर बलूचिस्तान का जो वोटिंग का टर्न आउट हम देखें तो वो मोर देन 60% था। ये बड़ी खुशाइन बात है। और आप देखें कि गर्मी का एक वेदर है, और सिब्बी का इलाका है, नसीराबाद है, अवरान है, शदीद गर्मी पड़ती है। और फिर डिस्टेंस का भी मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी कि जिस तरीके से रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और जो आबादियाँ हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं, इसके बावजूद भी लोग बाहर निकले और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जी फर्क, कुछ थ्रेट्स थी, कुछ कहा जा रहा था कि कुछ ऐसी तंजीमों की तरफ से भी थ्रेट्स थी कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, कल अदम तंजीमों की तरफ से थ्रेट्स थी, टेरर अटैक्स का जिस तरह मैंने आपको बताया कि ख़दशा था, लेकिन एक प्रॉपर और मुस्तनद प्लान हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, एंड हेड्स ऑफ टू हमारी जितनी भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, जिसमें CTD पुलिस है, लेवीज़ हैं, पुलिस है, और इसके साथ साथ FC और हमारी पाक आर्मी, उनके सारे अहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनात थे। और आज आपने देखा कि ये थोड़े बहुत जो वाक़यात थे इंतहाई हसास इलाकों में वो सामने आए हैं, और एक कीमती जान इसमें ज़ाया हुई है, वो भी जो कैंडिडेट्स थे उनके ग्रुप्स की आपस की लड़ाई में।
वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़े इत्मीनान बख्श जो इलेक्शन था उसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अवाम को भी, इंतज़ामिया को भी, और अपने जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। देखें, थ्रेट्स होते हैं और हमारे ये अहलकार अपनी हथेलियों पर जान रख के फ्रंट लाइंस पर अवाम की हिफाजत के लिए आगे आगे होते हैं, तो हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। जी, कुछ साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की तरफ से इल्ज़ामात लगे कि वज़रा ने मुदाखलत की है, कोई ऐसे सबूत पहुँचाए गए हैं सूबाई हुकूमत तक, इलेक्शन कमीशन तक के कुछ मुदाखलत हुई है किसी हलकों में? देखें, इंतज़ामिया की जानिब से और स्पेशली हुकूमत बलोचिस्तान और चीफ मिनिस्टर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो की जानिब से सख्ती से ये इंस्ट्रक्शंस थे इलेक्शन से कई दिन पहले ही, जब इसकी मुकम्मल एक प्लान बन रहा था, सारे इंतज़ामात देखे जा रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और इलेक्शन के दौरान गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं, आप जानते हैं कि वो मुख्तलिफ ये सियासत का एक उतार चढ़ाव और एक सियासी, मैं कहूँगी कि गेम्स होती हैं, तो ये इल्ज़ामात हैं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। तो इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया था इस इलेक्शन में। चमन में कुछ ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन पर पूरे फराज चमन के ख्वातीन कुछ पोलिंग स्टेशन पर कुछ वाक़यात पेश आए हैं, ये कौन लोग थे? मुकामी लोगों की लड़ाई है या ख्वातीन को पोलिंग से रोकने की कोई कोशिश थी? जी नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरल लोग जो हैं वो रहते हैं, और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ़ीमेल पार्टिसिपेंट इस दफ़ा हमें ज़्यादा सामने नज़र आए हैं। जो फ़ीमेल वोटर्स थीं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, और इसी तरीके से फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी, ये आपस में जो ग्रुप्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, ये उनकी लड़ाई थी। यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कैसी रही पूरे बलदियाती इंतखाबात के? अगर आप देखें कितने यंग उम्मीदवार थे, कहा जा रहा था कि यंगस्टर्स का रुझान इस इलेक्शन में ज़्यादा है। जी बिल्कुल, यंगस्टर का रुझान भी बहुत ज़्यादा था, उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। और मैं आपको ये बताऊं कि देखें, हमारे बलूचिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बैरूनी साजिशों का शिकार होके और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपनी सरजमीन से गद्दारी करते हैं, और उनके ये जो भी अमल होता है और इस तरीके से दहशतगर्दी है, थ्रेट्स हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि आप अपने बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की में हर्डल्स ला रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपके अपने बलूचिस्तान का इसमें नुकसान है, आपके अपनी अवाम का इसमें नुकसान है। तो यूथ का जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है, इसी तरीके से यूथ को एम्पावर करने के लिए और स्किल्ड करने के लिए बहुत से जो प्लान हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी, बलदियाती इंतखाबात का बेसिक जो मकसद होता है वो लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, लोकल मसाइल हल करने होते हैं, लेकिन हमने देखा कि माजी में पूरे मुल्क में इसके खातिर खा फ़वाद इसलिए नहीं समेटे जा सके कि सूबाई हुकूमतें इख्तियारात अपने पास रखती हैं। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत एम्पावर करना चाहती है बलदियाती नुमाइंदों को ताकि उनके मसाइल लोकल सतह पर हल हो सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैं आपको बताऊं कि 10 साल बाद ये बलदियाती इलेक्शंस जो हैं ये हुए हैं, और मौजूदा हुकूमत की और चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल ये ख्वाहिश थी कि तमाम पावर्स जो हैं वो निचली सतह पर डेलीकेट किए जाएं, ताकि फिर जो उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो बाकी जो प्लेटफॉर्म है, ऊपर के जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक आसानी से पहुँचाए जाएं। तो मौजूदा हुकूमत की देखिए, हमारे यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि वसाइल की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 4.3 बिलियन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोसेस के लिए दिए गए ताकि ये बलदियाती इलेक्शंस को कामयाबी के साथ मुनक्किद करवाया जाए। जी फराज शाह, क्या हम ये समझ सकते हैं कि बलदियाती इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में कहा जाता था कि शायद वहाँ जाना, वहाँ ट्रैवलिंग मुश्किल है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है,
लेकिन एक भरपूर बलदियाती इंतखाबात में अवाम की शिरकत के बाद ये तासर भी ख़त्म हो सकेगा? जी देखिए, बिल्कुल ये तासुर तो मैं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और आज जिस तरीके से बलूचिस्तान की पूरी आवाम ने, और स्पेशली ये जो बलोच बेल्ट के इलाके हैं, वहाँ पर जो टर्न आउट मोर देन 60% रहा है, तो बलूचिस्तान की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है बैरूनी साजिशों में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को, कि अब वो बहुत अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं और उन्हें ये समझ भी आ गई है कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की कौन से रास्ते पर चलकर हासिल की जा सकती है। और यहाँ पर एक बार फिर मैं खिराज तहसीन पेश करूँगी हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, पाक आर्मी है, FC है, उनके बहुत से डेवलपमेंट वर्क हैं इन इलाकों में, और सिक्योरिटी जिस तरीके से फराहम की जाती है वहाँ पर लोगों को, तो ये इलाके भी इंशाल्लाह अब भी खुशहाल हैं और आगे भी आप देखेंगे तरक्की करते हुए। सूबाई हुकूमत के पास भी नतायज आ चुके होंगे, काफ़ी नतायज आना बाकी हैं। अब तक के नतायज के मुताबिक आप क्या समझती हैं? आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी तादाद में जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी जो है वो सबकत ले सकती है इन बलदियाती इंतखाबात में? जी अब तक देखें जिस तरीके से अभी तो फाइनलाइज हो रहे हैं बहुत से इलाकों में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब तक के जो नताइज हैं वो काफ़ी इत्मीनान बख्श हैं, बाप पार्टी के लिए भी और JUI के लिए भी। और इसमें आज़ाद हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में जीते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज़ाद कैंडिडेट भी बाप पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पार्लिमानी लीडर, जिस तरह आप भी जानते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो, जिन्होंने अपने बहुत कम वक्त में काफ़ी वंडर्स मैं कहती हूँ किए हैं बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरा। अजीम शाह हमारे साथ मौजूद थी, तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद एक अच्छी खबर है उन हालात में जब पाकिस्तान एक सियासी बहरान का शिकार है, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं। इन हालात में बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर पुरमन मजमूई तौर पर पुरमन बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद एक अच्छी खबर है, एक अच्छी इस लिहाज से भी खुश आइंद है कि बलूचिस्तान कौमी धारे में शामिल है और बलूचिस्तान के अवाम उन कुव्वतों को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही हैं। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10:05 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।